हम देखेंगे, हम देखेंगे। मैंने बुद्धा इन ट्रैफिक जब बनाई थी तो उसका जो मुझ पे रेजिस्टेंस हुआ था, अटैक्स हुए थे, कैंसिलेशन हुआ था। जी सर। अगर कल को किसी को कश्मीर प्रॉब्लम पे कुछ भी जानना है तो कश्मीर अनरिपोर्टेड देख ले, सब जान जाएगा। जो इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स है, मोहम्मद रसूल जैसे और सफ़र पनाही जैसे, तो जिनकी फिल्मों को उनके कंट्री में या उनके रीजन में सराहा नहीं जाता है, उन्हें नज़र कैद कर लिया जाता है या उन्हें इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो आपका टेक क्या है सर कि बीइंग अ फिल्म मेकर, बीइंग एन ऑथर? इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी कश्मीर फाइल्स के लिए, आप जानते हैं कितनी लड़ाई मैंने लड़ी है, लगातार अकेले लड़ता रहा हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक भी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, क्लासिकल डांस भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है, पोइट्री भी हमारे यहाँ ख़त्म ही सी हो गई है। आज के यूथ ने सवाल उठाना ही बंद कर दिया, कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करता है, कुछ बोलता ही नहीं है। मेरे ज़माने में तो यूथ इतना लड़ाई लड़ता था गवर्नमेंट के साथ और हम लोग को जेल भेज देते थे। ये जब आप उसको क्वेश्चन करते हैं तभी नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो और मैं तो बल्कि कहूँगा कि शॉर्ट फिल्म्स खूब सारी बनाओ। मैं खुद अभी शॉर्ट फिल्म्स बनाने की सोच रहा हूँ, एक दो मैं बनाता भी रहता हूँ। जी सर। तो अभी मैं और भी बनाऊँ, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन मिलता है, कोई बोलने वाला नहीं, क्या सही क्या गलत बनाओ, सीख जाओगे उसी तरह से। So hello friends, I'm Jay Merchant once again with a very interesting podcast by Naitre School of Cine Acting and Cafe de Rio, and today's guest is very interesting guest. उनके पीछे मैं काफ़ी टाइम से लगा था कि सर एक पॉडकास्ट दे दीजिए। तो सर है बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ इंडिया, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, एंड जिनका शायद यूथ से लेके एजेड जो भी कम्युनिटी है उन्हें फॉलो करती है, उन्हें उनसे इंस्पायर होती है, और वो है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी। नमस्कार सर। नमस्ते जय, थैंक यू। फाइनली देखिए मैं आ ही गया। जी सर, मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है, ऐसा मैंने आज बिलीव किया जब मैं आपके साथ उतर रहा था कार से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू। जनरली ये पॉडकास्ट हम करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिंग स्कूल में है, जो फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। तो ये देखने वाली जो चैनल है वो जय मर्चेंट्स नैत्रे स्कूल ऑफ सिने एक्टिंग से उससे अपलोड करते हैं। तो सर मैं शुरू करना चाहता हूँ जो आपकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म द बंगाल फाइल्स, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, 15 साल से आपकी सारी फिल्में देख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं शुरू करना चाहता हूँ कि विवेक अग्निहोत्री सर को जो मैं जानता हूँ वो बुधा इन ट्रैफिक जैम से मेरी मुलाकात हुई। तो बुधा इन ट्रैफिक जैम के पहले और बुधा इन ट्रैफिक जैम के बाद विवेक अग्निहोत्री जी, प्लीज़ हमें बताइए कि क्या बदलाव आया, कैसे आया, और अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? बदलाव तो नहीं बोलूँगा, एवोल्यूशन बोलूँगा। ये एवोल्यूशन है। हर आदमी अपने क्राफ्ट के साथ, अपने हुनर के साथ धीरे धीरे तराशता जाता है, उसको समझता है। तो डिपेंड करता है। कई लोग आप देखिए जो 20 साल पहले कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। जी। ये तो दो तरीके से आप आर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एक है जो आप एक बार कर लिया, हाँ कॉमेडियन बन गए, अब ज़िंदगी भर आप उसी तरह की कॉमेडी करते रहिए। दूसरा ये है कि हर आर्ट, हर वर्क, हर जॉब जो आप करते हैं उससे आपका एक गिव एंड टेक होता है। आप थोड़ा सा उस सब्जेक्ट से लेते हैं, कुछ उस सब्जेक्ट को देते हैं, फिर वो ऑडियंस के सामने आता है और फिर ऑडियंस उस कहानी को अलग तरह से परसीव करती है, उससे आप एक नई लर्निंग लेते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं एज अ एक्टर और एज अ राइटर और अ डायरेक्टर। तो मैं एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूँ, तो मैं स्टक नहीं हो सकता हूँ। इसलिए मैंने अपना करियर शुरू किया तो सबसे पहले मैंने एक सस्पेंस थ्रिलर बनाई थी चॉकलेट, उसके बाद मैंने बनाई स्पोर्ट्स फिल्म गोल, उसके बाद मैंने एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाई थी थ्रिलर हेट स्टोरी। हेड स्टोरी मैंने देखी है जी, उसके 4 सीरीज़ बनी, काफ़ी सारी। तो लेकिन इन फिल्मों को करते करते मैं इवॉल्व होकर मुझे ये समझ में आया कि ये सारी फिल्में वो थीं जो कि जनरली एक टेम्पलेट बनी थी कि इस तरह की फिल्में बनती हैं, कुछ गाने होने चाहिए, कुछ कॉमेडी होनी चाहिए, कुछ बॉलीवुड टाइप की मसाला। हाँ, जो स्टार बेस्ड फिल्म्स होती हैं, मसाला टाइप जी की। सर। तो हालांकि इतनी मसाला नहीं थी ये फिल्में, फिर भी देखा जाए तो बॉलीवुड की ही टेम्पलेट में थी। फिर मैंने कहा इसमें मेरी आवाज़ कहाँ है, जी सर, इसमें मेरा एक्सप्रेशन कहाँ है, वो चीज़ जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो कहाँ है। जी सर। और फिर मैंने कहा कि अब मैं अलग तरह से अप्रोच करता हूँ अपने आर्ट को। इट शुड बी माई वॉइस। अगर मैं क्रिएटर हूँ तो ये मेरा क्रिएशन होना चाहिए, ना कि बाज़ार में क्या चल रहा है।
और फिर वहाँ से बुद्धा ट्रैफिक जैम चालू हुई, जिसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आपके ही कारण वो मेरा रिलीज, सौभाग्य है सर। आपके ही कारण रिलीज़ हुई, वरना होती भी नहीं। तो बुद्धा ट्रैफिक जैम हुई, और उसके बाद द ताशकंद फाइल्स, फिर द कश्मीर फाइल्स, फिर द वैक्सीन वॉर, और अब बंगाल फाइल्स। अभी द बंगाल फाइल्स। तो ये फिल्मों के साथ मैं ग्रो ही करता गया धीरे 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 धीरे, और बस आज आपके सामने हूँ। थैंक यू सो मच। एंड हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, आपकी एक पोस्ट देखते हैं, आपकी फिल्म आती है। हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो बंगाल फाइल्स देखने के लिए भी पहुंच गए थे, हालांकि ईद का दिन था, छुट्टी का दिन था, उस दिन रिलीज़ हुई थी। तो सर दूसरी चीज़ ये है कि कोई एक फिल्म मेकर है, चाहे वो मजा हुआ फिल्म मेकर है या नया फिल्म मेकर है, तो वो एक फिल्म बनाने से पहले 10 बार सोचता है, फिर प्रोड्यूसर, फिनांसर, जो भी उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसका हिस्सा बनता है। तो आपने काफ़ी पहले बता दिया था कि मैं एक ट्रियोलॉजी लेके आ रहा हूँ, तो आपका विजन इतना ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ, ड्रीम केम ट्रू, तीनों फिल्में बहुत ही सक्सेसफुल हुई, नेशनल अवार्ड मिले और बहुत अप्रिसिएशन मिला, नॉट इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। तो वो विजन जो था ट्रियोलॉजी का, वो कैसे आपने परस्यू किया, और आपके मन में आपके आप बहुत पढ़ते हैं, आप रिसर्चर हैं, तो वो किस तरह से चीज़ें बनी, इमर्ज हुई आपकी तीनों फिल्मों में? मुझे ऐसा लगता था कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पर डेमोक्रेसी का एक ही इंटरप्रिटेशन था। तो मैंने कहा एक ऑल्टरनेट ट्रूथ जो होता है, एक दूसरा पक्ष, वो क्यों ना लोगों के सामने ला के रखा जाए। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि जो हमारे 3 शेर हैं, ये 3 शेर कौन हैं? तो मैंने कहा ये एक है राइट टू ट्रूथ, एक है राइट टू जस्टिस, एक है राइट टू लाइफ। और इन तीनों सब्जेक्ट्स पे एक फिल्म बनाई। राइट टू ट्रूथ में हमने शास्त्री जी की डेथ की कंट्रोवर्सी को उठाया, राइट टू जस्टिस में हमने कश्मीरी पंडितों की जस्टिस को उठाया, और राइट टू लाइफ में हमने पार्टीशन में हुई जो जेनोसाइड और जो कत्लेआम हुआ था, उसमें राइट टू लाइफ का इशू, नोआखली, नोआखली और वहाँ का, और आज के भी बंगाल में। तो हमने ये 3 शेरों को प्रेजेंट किया। जी सर। और इनको प्रेजेंट करने वाली जो आवाज़ थी वो था चौथा शेर। चौथा शेर मतलब हम, वी द पीपल ऑफ भारत। तो वो वी द पीपल की वॉइस को रिप्रेजेंट किया इसमें तीनों में। ये ट्रिलॉजी बहुत कम लोगों ने बनाई है इंडिया में, उनने सत्यजीत रे साहब ने बनाई है, और वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स ने नहीं बनाई है। तो ट्रिलॉजी का ये है कि कई लोगों ने कोशिश की, बन नहीं पाती है, क्योंकि पहली फिल्म नहीं अप्रिशिएट हुई तो दूसरी कैसे होगी, क्या होगा। पर हमने सक्सेसफुली ये 3 पार्ट में बनाई है, और तीनों ट्रिलॉजी में क्या है कि इनका सूत्र एक ही है, सूत्र एक है, कहानियाँ 3 अलग हैं। जी सर। और मोरलेस इनका एक पैटर्न भी एक सही है, जो ये नॉन लीनियर हैं तीनों फिल्में, पास्ट एंड प्रेजेंट के। प्रेजेंट में कुछ लोग हैं जो पास्ट से कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री से हमने सीखना चाहिए, अदरवाइज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये इस ट्रिलॉजी के ऊपर था, एंड थैंक्स टू सरस्वती की सब अच्छा ही सक्सेस हुई। और हम सबकी ओर से, ये चैनल जो देख रहे हैं उन सबकी ओर से आपको वापस एक बार शुभकामनाएं, न सिर्फ बंगाल फाइल्स के लिए पर ट्रियोलॉजी के लिए, क्योंकि ऐसा विजनरी डायरेक्टर मैंने इंडिया में अपने टाइम में, जब से मैंने फिल्में देखना शुरू किया है तब तक आज तक नहीं देखा है। तो बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। अब दूसरा ये सवाल है सर कि जिस तरह से आप एक मैं जिस तरह से आपको देखता हूँ, आप एक्टिविस्ट फिल्म मेकर है, आप करेजियस फिल्म मेकर है, तो आपकी जो फिल्में हैं वो भूचाल मचा देती हैं आने से पहले। तो उसकी जो रिलीज स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैं कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल ऑफ कोर्स मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, तो मुझे पता है कि पहले आप इंडिया में रिलीज़ करने से पहले या उसका प्रीमियर होने से पहले यूएस में, बाकी विदेशों में उनका स्पेशल स्क्रीनिंग होता है, बाकायदा प्रीमियर होता है, और वहाँ लोग आकर के, वहाँ के क्रिटिक्स, वहाँ के दर्शक देखते हैं। हालांकि हिंदी फिल्में हैं, फिर भी वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी, और अभी मैंने द बंगाल फाइल्स में भी देखा कि आप तकरीबन 50-60 डेज़ के टूर पे थे, और अलग अलग जगहों पर ये फिल्में दिखाई गई बतौर फर्स्ट टाइम। और फिर वहाँ के मैंने रिव्यूज़ देखे, वहाँ की रील्स देखी, तो मुझे लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। एक इंसान, आप अकेले दौड़ते हैं, बिकॉज जो बुधा फाउंडेशन है उनको भी मैं जानता हूँ, उनको भी फॉलो करता हूँ। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाती है, ये मैजिकल है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग छोटे बहुत फिल्मों से जुड़े हुए हैं। तो ये किस तरह से प्लान होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा आप बताएंगे तो बहुत इंसाइटफुल होगा हमारे लिए।
पता नहीं, मैं भी नहीं जानता ये। मैं मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ज़्यादा बहुत रिसर्च बहुत करता हूँ। फिल्म की प्री प्रोडक्शन की काफ़ी प्लानिंग करता हूँ, पर जनरली लाइफ में कुछ प्लान नहीं करता हूँ। जब जैसा होता जाता है उतना करता जाता हूँ। तो ये पता नहीं कैसे हुआ एक्चुअली। जब मैं अमेरिका गया था, मेरी बुक अर्बन नक्सल्स का लॉन्च किया था, जी तो वहाँ सर। से एक नेटवर्किंग होती गई, लोग पसंद करने लगे और एनआरआईज इस तरह की फिल्में पसंद भी करते हैं, तो उनने बुलाना चालू किया हम लोगों को। तो धीरे धीरे ये डिमांड बेस्ड हो गया सारा का सारा। जी सर। और तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस तरह की फ़िल्में इंडिया में ही इतना मुश्किल होता है रिलीज़ करना, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल ऑडियंस मिलती है तो क्यों नहीं। और आप देखिए कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स को भी, दोनों फिल्में अमेरिका में कैपिटल हिल में उनने बुलाई, उनका प्रेजेंटेशन हुआ। जी सर। यूके में हम पार्लियामेंट में गए थे, जर्मनी में गए थे, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे बुलाया जाता है। और जो ज्यू कम्युनिटी है वो जी भी सर। काफ़ी पसंद करती है मेरी फ़िल्मों को। ब्लैक्स काफ़ी पसंद करते हैं, सीरियन लोग काफ़ी पसंद पसंद करते करते हैं। जी हाँ, यज़दी जो लोग हैं भी पसंद वो भी करते हैं। यानी ये मैं बता रहा हूँ, ये ग्रुप्स जो हैं हमें बुलाते जी हैं। और सर। अमेरिका में क्या हुआ कि जितने भी तेलुगु ग्रुप, मराठी ग्रुप, गुजराती ग्रुप, सिख ग्रुप, ये जितने सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, सोसाइटीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, वो जुड़ गई हमसे। जी सर। तो एक तरह से इंडिया को यूनाइट करने का काम इन फिल्मों ने किया है। किया है। हाँ, और बाहर के लोगों तक ये आवाज़ पहुंची है। आवाज़ पहुंची है, वरना ऐसी फिल्में यहीं पे खो जाती हैं, वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। जी तो सर। मुझे लगा कि एज अ फिल्म मेकर मैं अगर इन फिल्मों को एज अ सॉफ्ट पावर यूज़ करूं और इन इश्यूज़ को पूरे वर्ल्ड के सामने लेके जाऊं, तो एक ग्रैंड इंडिया नैरेटिव क्रिएट होता है। जी सर। एंड दैट वाज माय अटेम्प्ट, और वो सक्सेसफुल रहा। बहुत सक्सेसफुल रहा। आपने नैरेटिव की बात की, मैं उस पर आना चाहता हूँ कि विवेक सर ने जिस तरह से अपनी फिल्मों के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुँचाई है, कुछ ऐसे जो ट्रूथ थे जो अभी तक हिडन थे, अगर आप लोगों ने इनकी ट्रियोलॉजी देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि इसके पीछे कितना रिसर्च जाता है, स्क्रिप्टिंग जाता है, बहुत टाइम जाता है। तो मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ आप सबकी ओर से कि सर, रिसर्च और फिल्म मेकिंग और पैरेलली आप बहुत जल्द उस बुक को भी लॉन्च करते हैं, लोगों के सामने लेके जाते हैं, उसकी दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस में अदर देन इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है और वो भी बेस्ट सेलिंग में होता है। तो ये सारी भाग दौड़ आप अकेले करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी टीम है, विवेक अग्निहोत्री क्रिएट्स एंड द बुधा फाउंडेशन। तो ये सारी चीज़ों में लिखने का टाइम कैसे निकलता है और कैसे होता है? देखो, ऐसा है जय, मैं ज़िंदगी से बड़ा प्यार करता हूँ। मुझे लगता है एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, तो एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो वेस्ट हो जाए। कई बार ये भी होता है कि मेरे को इतनी नींद आ रही होती है, मैं सोया नहीं होता हूँ, थका भी होता हूँ, लेकिन मैं करता रहता हूँ, इसलिए क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो जैसे सांस लेना है वैसे ही मेरे लिए ये है। लेकिन जैसे बुक है, उसमें तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, खुद ही लिखनी पड़ती है आपको। तो जब मैंने बुद्धा इन अ ट्रैफिक जब बनाई थी, तो उसका जो मुझ पे रेजिस्टेंस हुआ था, अटैक्स हुए थे, कैंसलेशन हुआ था, जी सर। उसका सारा जो एक्सपीरियंस एक मिडिल क्लास लड़के की नज़र से भारत क्या है ये समझने की कोशिश जो की थी, तो अर्बन नक्सल्स बुक आई जो जी। इतनी आज तक बेस्ट सेलर है। उसके बाद ताशकंद फाइल्स पे मैंने बुक लिखी हु किल्ड शास्त्री, Who वो भी Killed बेस्ट शास्त्री? सेलर बनी। जी। उसके बाद बीच में मैंने एक किताब लिखी, द बुक ऑफ लाइफ, उसमें इंस्पिरेशनल बातें हैं यंग लोगों के लिए, वो भी बेस्ट सेलर हो गई। फिर कश्मीर फाइल्स पे बुक नहीं लिखी, क्योंकि बुक लिखते तो 4 बुक किताबें लिखनी पड़ती। Oh my तो उस पर हमने वेब सीरीज़ बनाई सारे रिसर्च की, जो रिसर्च किया था। तो जो मैं रिसर्च करता हूँ वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो रिसर्च वेस्ट ना जाए इसलिए मैं बुक लिखता हूँ। तो कश्मीर फाइल्स का हमने वेब सीरीज़ बनाई, कश्मीर अनरिपोर्टेड, ओके 8 एपिसोड की, जो Z5 पे है। ओके। तो वो भी काफ़ी बहुत अच्छा काम है। इट्स लाइक अ मॉडर्न बुक ऑफ रिसर्च। अगर कल को किसी को कश्मीर प्रॉब्लम पे कुछ भी जानना है तो कश्मीर अनरिपोर्टेड देख ले, सब जान जाएगा। और उसके बाद द वैक्सीन वॉर जो थी, उसमें मैंने बुक तो नहीं लिखी, लेकिन हाँ उसकी जो स्क्रीन प्ले था वो बुक फॉर्म में रिलीज़ किया या। और अभी जो बंगाल पे सारा रिसर्च किया है, तो इसमें हमने कश्मीर का भी कुछ रिसर्च था, कुछ मोपला का भी रिसर्च था, जी सर। और बंगाल का पार्टीशन का तो था ही। उन तीनों को जोड़ के फिर मैंने ये द ब्लड रिपब्लिक, क्योंकि बड़ी वायलेंट हिस्ट्री थी उस वक्त की, इसलिए इसका नाम ब्लड रिपब्लिक है, तो उसको किया, जो अभी लॉन्च हुई आप ही के शहर में, आप ही ने लॉन्च करवाया है जी, उसको। जी। तो दैट्स व्हाट वी डिड। और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी बहुत ज़बरदस्त बिक रही है, जो मैंने कल के उसमें पढ़ा है। या हिंदी भी साथ में ही की हमने, रक्तबोध बंगाल की गाथा। तो बहुत अच्छी है। तो सर राइटर है, बेस्ट सेलिंग राइटर है, तो अभी उनसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि सर ये सारी चीज़ें करते हैं
और मैं देखता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में और अब्रॉड में जाकर के वो यूथ को इंस्पायर करना चाहते हैं, एंड ही इज़ अ यूथ आइकन। आप देखेंगे एक्स पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, तो उनकी पोस्ट को लोग इतना लाइक करते हैं, इतने सराहते हैं। और मैं देखता हूँ कि सर एक थॉट के साथ सुबह गुड मॉर्निंग का एक ट्वीट करते हैं तो विद इन द सेकेंड्स हज़ारों लाखों लोग उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जागृति है या ये अवेयरनेस है यूथ के लिए, जिसके लिए आप इस शहर में भी है कि युवा फिल्म मेकर्स को आप इंस्पायर कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि शॉर्ट फिल्म्स क्या है। तो ये सर जो काम मेकिंग, राइटिंग, आपकी खुद की फिल्म का प्रमोशन, शोज़ वगैरह के साथ आप इतने एक्टिव सोशल मीडिया पर किस तरह से रह पाते हैं और हर चीज़ को, बिकॉज मुझे पता है कि सर कहीं भी है, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया में है, वो दूसरी सेकंड पे रिप्लाई कर देते हैं। तो ये कैसे मैनेज होता है सर? पता नहीं यार, ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है जब तो आदमी सब कुछ अच्छा करता है। तो मैं पता नहीं, जब मैं यंग था तो मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों को इंस्पायर करने वाले ज़्यादा लोग थे नहीं, बल्कि यही बताते थे ये सही है वो गलत है। अभी भी लोग बोलते हैं जेन ज़ी ऐसी है, जेन ज़ी वैसी है। मैं नहीं मानता, मुझे तो जेन ज़ी बड़ी अच्छी लगती है और बड़े बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत अवेयर लोग हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है, सबसे बड़ा जो फिलैंथ्रोपी या चैरिटी का काम है, वो है यंगर जनरेशन को तैयार करना, उनको एक डायरेक्शन देना, राह दिखाना, उन्हें समझाना कि देखो मेहनत करने से क्या होता है, ऑनेस्टी से, सिंसेरिटी से क्या होता है, वो आप एग्जाम्पल से ही बता सकते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे अच्छा, और ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। जब आप बड़े लोगों से बात करते हैं तो वहाँ लोग यही बताते हैं मेरे पास कितना ज्ञान है। यंग लोगों के साथ आपको सीखने को मिलता है, आप उन्हें सिखा सकते हैं, वो डरते नहीं हैं आपसे सवाल पूछने में, खुल के बात करते हैं। इसीलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, आपसे भी मैंने कहा कुछ यंग लोगों को बुलाओ, एक वर्कशॉप करते हैं। जी सर। और मैं इन सब चीज़ों का कोई चार्ज भी नहीं करता हूँ। हालांकि मैं कहता हूँ कि उनमें पैसा देना चाहिए, नहीं तो लोग फ्री में एजुकेशन फॉर ग्रांटेड ना लें। उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो कुछ भी दें अपनी जेब से, लेकिन दें। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं यंग और यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, यंग लोगों से मिलता हूँ। अमेरिका भी जो जाता हूँ तो मैं हर शहर में यंग लोगों के साथ किसी स्टारबक्स में या किसी कैफ़े में 25-30 को बुला लेता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से काफ़ी प्रमोट करता हूँ। हमारी जो आई एम बुद्धा फाउंडेशन है वो भी यूथ के लिए ही है। तो यंग लोगों को मेंटोर करना, उनको प्रमोट करना, दैट्स व्हाट वी डू। जी सर। सो अभी ये जानने के बाद एक थोड़े सीरियस क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ कि जो इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स है, मोहम्मद रसूल जैसे और सफ़र पनाही जैसे, तो जिनकी फ़िल्मों को उनके कंट्री में या उनके रीजन में सराहा नहीं जाता है, उन्हें नज़र कैद कर लिया जाता है या उन्हें इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, और जब वो बाहर जाते हैं देश से या उनकी फिल्में जाती है तो उनको एक अप्रिशिएशन मिलता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी एक करेजियस और डिफरेंट फिल्म मेकर है और आपने इतने सारे नेशनल अवार्ड्स और दूसरे अवार्ड्स जीते हैं, इंटरनेशनल भी जीते हैं, आपकी फिल्में बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जाती है। तो आपका टेक क्या है सर कि बीइंग अ फिल्म मेकर, बीइंग एन ऑथर, आपको ये रीच आउट भारत के बाहर किस तरह से मिल रहा है? कि यहाँ तो मैं देखता हूँ कि लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये कर दिया, भक्त है, ये फलाना है, ऐसा सब पूछा जाता है, बोला जाता है। इंडिया में आर्टिस्ट होना एक बहुत बड़ा श्राप है। यहाँ पे आर्टिस्ट की इतनी स्ट्रगल है, डबल ट्रिपल स्ट्रगल है। अब हमारी फिल्म देखिए, बुद्धा ट्रैफिक जैम को इतनी जगह कैंसिल किया गया, इतना रेजिस्ट किया गया, इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी। कश्मीर फाइल्स के लिए आप जानते हैं कितनी लड़ाई मैंने लड़ी है, लगातार अकेले लड़ता रहा हूँ। बंगाल फाइल्स अभी बंगाल में रिलीज़ नहीं हुई, जिस फिल्म का नाम ही था बंगाल फाइल्स से, बंगाल में रिलीज़ नहीं हुई। कितनी लड़ाई उसके लिए लड़नी पड़ती है, चारों तरफ से अटैक होता है। यहाँ पे बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिया में एक आर्टिस्ट होना। आपकी लड़ाई डबल ट्रिपल हो जाती है, लेकिन ये आपका पैशन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट। इसलिए मेरे को कभी भी कोई आर्टिस्ट मिलता है, मैं उसको बड़े प्यार से मिलता हूँ, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो राइटर हो, कोई भी हो। और ख़ास तौर पे लड़कियाँ, अभी भी मिली थी एक लड़की, कहाँ गई वहाँ। तो स्पेशली लड़कियाँ जो हैं इंडिया में, अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहती हैं तो मैं हमेशा उनको एनकरेज इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो लड़कियाँ तो वैसे ही डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी जीना ही है डिफ़िकल्ट इंडिया में, और ऊपर से अगर आर्टिस्ट हैं तो उन्हें लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। कहते हैं आर्टिस्ट है तो मतलब इसमें डेप्थ नहीं होगी, ये ज़रूर यानी ऐसी है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ आर्टिस्ट होना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आपको देखिए
रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी निकालना है। आपकी खुद कोई करना। जॉब की कोई गारंटी नहीं है, आपके पास इनकम की गारंटी नहीं है, आपको ऑड आवर्स में काम करना पड़ता है, अपना खुद ही मार्केट करना पड़ता है। कोई मार्केट है नहीं इंडिया में ऑर्गेनाइज जैसा वेस्ट में है कि ये फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा है, इसका एक मार्केट है, ये पेंटर है, इसका एक मार्केट है। इंडिया में ऐसा कोई मार्केट है मार्केट नहीं है। तो और मार्केट किसी ने डेवलप भी नहीं किया, कल्टीवेट भी नहीं किया, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए देखिए इंडिया में थिएटर धीरे धीरे ख़त्म हो गया, सारी दुनिया में चल रहा है, हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। जी सर। फीचर फिल्म्स भी हमारे यहाँ कोई सीरियसली लेता नहीं, ख़त्म हो रही हैं। क्लासिकल म्यूज़िक भी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, क्लासिकल डांस भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है, पोइट्री भी हमारे यहाँ ख़त्म ही सी हो गई है। और लिटरेचर के नाम पे सरकार को खुश कर लो, इसको खुश कर लो, ये फालतू की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई सीरियस अच्छी किताबें नहीं आती हैं। और जो आती हैं बुकर प्राइज़ और ये जिनको मिलते हैं पुलित्ज़र प्राइज़, उन किताबों को थोड़े लोग बस बात करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में, उसके अलावा कोई उन पे बात भी नहीं करता है। आज वर्ल्ड में कहीं पे भी आप ये देखिए कि जो विमेन डायरेक्टर्स हैं, विमेन सिनेमाटोग्राफर्स हैं, विमेन राइटर्स हैं, उनको लोग नर्चर करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। और जो छोटे शहर के लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, बहुत इंग्लिश बोलते नहीं हैं, बड़े कूल नहीं हैं, प्रेजेंटेबल नहीं है, उनके लिए तो लाइफ डबल हेल है, क्योंकि उनको कोई खड़ा भी नहीं करता है अपने सामने। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री कुछ चंद पैसे वाले लोगों ने टेक ओवर कर ली है आर्ट और क्रिएटिविटी और कल्चर की, जो कि मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे को गलत ना समझें, लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि वो शैम्पेन वाइन क्लब ने जो है उसको चीज़ एंड वाइन शैम्पेन क्लब ने उसको टेक ओवर कर लिया है। उसमें आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, क्या करे? इसलिए मैं उनको एनकरेज करता हूँ हर समय, क्योंकि बाकी दुनिया में तो एक फ़िल्म बनाने के बाद आप सेंसर होते हैं, यहाँ पे फिल्म बनाते बनाते ही हाफ सेंसर्ड हो जाते हैं। जी सर। आपको तरह तरह के अटैक्स होते हैं, कोई आपको बचाने नहीं आता, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। आर्टिस्ट की कद्र और दर्जा नहीं है इस देश के अंदर, ये मेरी शिकायत है। और इसी कारण क्या हो रहा है, जो हमारी ऑडियंसेस हैं वो भी घटिया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने लगी हैं। जी सर। और उनको अच्छा आर्ट क्या होता है इसका ज्ञान नहीं है। वो ऐसे ही है कि अगर आप एक जगह पे सिर्फ अनहेल्दी खाना मिलता हो तो लोग अनहेल्दी। इंडिया में सबसे अधिक डायबिटीज़ क्यों है? क्योंकि लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हेल्दी खाना क्या होता है। तो आप स्विगी ज़ोमेटो से घटिया खाना मंगाते रहते हैं, जिसमें शुगर भी होती है, सॉल्ट भी होता है, ऑयल्स भी होते हैं, और लोग अनहेल्दी होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल है इंडिया। जी सर। और हार्ट का प्रॉब्लम इतना इंडिया में बढ़ गया बिकॉज वी आर ईटिंग वेरी ऑयली फूड। तो कोई तो बताए कि नहीं भाई ये ख़राब है, ये अच्छा है। आपको जब तक अच्छा खाना खाने की आदत नहीं पड़ेगी, आप हेल्दी हो ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से जब तक आपको अच्छा आर्ट मिलेगा नहीं देखने को, आप उसे अप्रिशिएट कैसे करेंगे? जी सर। राइट। यहाँ पे थिएटर वालों का मजाक उड़ाया जाता है कि देखो आगे झोला लेके और कुर्ता लेके, कवि का मजाक उड़ाया जाता है। तो अगर आप हर आर्टिस्ट का मजाक ही उड़ाएंगे और उसको आप चुप कराने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप सत्य से भी दूर हो जाएंगे। आप समाज एक ऐसे समाज बनता जाएगा जिसको बेसुरी चीज़ें सुनने की आदत पड़ गई है। कोई अच्छे सुर में गाए तो नहीं लगता। जैसे एक कहानी नहीं है कि एक गांव था, वहाँ पे सब बदसूरत लोग रहते थे। अच्छा। और वहाँ एक शेपर्ड था, गडरिया, जो भेड़ें ले जाता है। एक दिन वो गया ऊपर, तो अचानक से एक बहुत खूबसूरत परी आ गई। तो चूंकि वो गांव में नहीं था, बाहर था, तो उसको बड़ी अच्छी लगी देखने में, बड़ी सुंदर। तो कहने लगा आओ मैं तुमको अपने गांव ले चलता हूँ। कहती है क्यों? कहते हो मेरे गांव में किसी ने सुंदर चेहरा नहीं देखा है। तुम्हें देखेंगे तो सब बहुत खुश हो जाएंगे, तो आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और वो उस सुंदर सी परी को लेके अपने गांव में आया। लेकिन जब गांव में आया तो गांव वालों ने कोई सुंदर चीज़ नहीं देखी थी, तो उसको देख के वो डरी गए। उनको लगा ये बदसूरत है, और उन्होंने उस परी को पत्थरों मार मार के इतने पत्थर मारे कि वो वहीं पे मर गई। ओह माय गॉड। तो ये तो एक कहानी है, लेकिन यही सत्य है। जब आपको बेसुरे चीज़ें सुनने की आदत पड़ जाती है तो आपको अच्छे गाने सुनने का मन नहीं करता। जी सर। जैसे गंदा तेल वाला खाना खाओ तो एडिक्शन हो जाता है, बाज़ार का गंदा सस्ता खाना, तो आप अच्छा खाना खाएंगे ही नहीं। जी। आप ये देखिए कि आप पिछली 10 फिल्में उठा लीजिए जो हिट हुई हैं, और आप मुझे बताइए उनमें से कौन सी बेसुरी और कौन से सुर वाली है। 10 में से 9 तो आपको बेसुरी मिलेगी। बेसुरी मतलब विदाउट एनी टेस्ट एंड एस्थेटिक्स। आप सड़क पे निकलिए ज़रा, इंडिया किसी भी, चाहे बड़ौदा हो, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली, किसी भी सड़क पे जाइए, 90% सड़कों में गंदे अगली पॉलिटिशियंस के पोस्टर्स चिपके होते हैं। साइनेज ऊपर नीचे अंदर अजीब सा होता है। एस्थेटिक्स ही नहीं है, कहीं पे सुंदरता ही नहीं है। तो अगर लोग सुंदरता को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, ब्यूटी और एस्थेटिक्स को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, तो बदले में सुंदरता कहाँ से आएगी? तो एन अगली कंट्री बिकम्स मोर अगली। जी सर, करेक्ट। तो मैं
वही कोशिश करता हूँ कि कैसे एस्थेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। हमारी बिल्डिंगें देखिए कितनी बदसूरत है, जी जी सर। राइट। आप हमने एयरपोर्ट्स तो बना दिए, कहते हैं डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो नहीं। ग्रोथ है, नंबर गेम है हाँ, कि हाँ। अरे इतने थे इतने बना दिए। कभी कोई ये नहीं कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ हमारे यहाँ 100 एयरपोर्ट बन जाए, पर जो बने वो इतने सुंदर तो हों। आप अमेरिका जाइए, जिस आप स्टेट में जिस सिटी में जाएंगे उस सिटी के हिसाब से एयरपोर्ट का डिज़ाइन है। हाँ। हमारे एयरपोर्ट्स का और ऐसा कलर क्यों- स्कीम भी है। हमारे एयरपोर्ट्स का ऐसा क्यों नहीं है? हमारे तो इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो हर स्टेट की अपनी एक यूनिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन क्यों नहीं है? जी। उनके डिज़ाइन अलग क्यों नहीं है? सब एक से ही क्यों है? इतनी डाइवर्स कंट्री में हम यूनिफॉर्मिटी जब लाएंगे तो फिर लोग भी केयर नहीं करते एस्थेटिक्स का। नई बिल्डिंग बनती है, नई चीज़ बनती है, लोग पान थूकने लगते हैं वहाँ पे। हाँ। आप जब तक ब्यूटी और एस्थेटिक्स नहीं की, इसलिए आर्टिस्ट का, आप समझ में आ रहा है आपको रोल जी कितना सर, इंपॉर्टेंट जी, है? जी। इतना इंपॉर्टेंट रोल है आर्टिस्ट का। जितना आपका प्रॉब्लम है करप्शन का, गंदगी का, जो भी प्रॉब्लम्स है, और Problems यूथ है। जो आज के यूथ ने सवाल उठाना ही बंद कर दिया, कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करता है, कुछ बोलता ही नहीं है। मेरे ज़माने में तो यूथ इतना लड़ाई लड़ता था गवर्नमेंट के साथ और हम लोग को जेल भेज देते थे। ये आज कोई कुछ करता ही नहीं, इसलिए नहीं करता है, करके बेचारे हासिल क्या कर लेंगे? जी। कर क्या लेंगे? उनकी आपने यूथ का आप मजाक उड़ाते हो, कहते हो जेनजी है, इनको क्या आता है? तो अगर आप सबका मजाक ही उड़ाएंगे हर समय, आप सबको डिमोरलाइज ही करते करेंगे। जाएंगे, कहेंगे इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, क्यों वो नहीं कुछ है? नहीं करेगा। तो कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा? नहीं करेगा, वो चुप रहेगा, अपना रील बनाएगा, इंस्टाग्राम में डालेगा, कहेगा अच्छा पॉलिटिक्स और रिलीजन पे नहीं बोलेंगे। ऐसा यूथ जो पॉलिटिक्स पे नहीं बोलता, मैं उसको यूथ मानता ही नहीं हूँ। करेक्ट सर। बहुत Right? इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जो important यूथ अपनी कंट्री, अपने सिस्टम, अपनी पॉलिटिक्स पे रिएक्ट नहीं करता है, वो यूथ नहीं है। नहीं है सर। जो यूथ चैलेंज नहीं करता है रिलीजन को और गॉड को, वो यूथ नहीं है। यूथ का काम क्या है? यंग वही होता है जो रिबेलियस होता है। यूथ को रिबेल करना ही चाहिए, और इसलिए रिबेल करना चाहिए कि ये ईश्वर का नेचर है जी सर। कि आप रिबेल करते हैं तभी नई चीज़ें निकल के आती हैं। जब आप उसको क्वेश्चन करते हैं तभी नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो आप और हम जैसे लोगों की एज में हमें होना चाहिए, हाँ भाई अब हम इसको मानते हैं, पर उनको तो रिबेलियस होना ही चाहिए। आपने यूथ से क्रिटिकल थिंकिंग छीन ली है। यूनिवर्सिटीज़ में कोई उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता नहीं है, विच इज़ द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग थिंग्स। तो फिर जो देश का हाल है वही हाल होगा। वही सर। और आप ये मानते हैं कि जो सोशल मीडिया अभी है, आपने जेनजी की बात की, इसके साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है कि सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है यूथ के लिए? मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया दोनों तरह का रोल प्ले कर रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। हर टेक्नोलॉजी का अच्छा भी रोल होता है, बुरा रोल भी होता है। प्लेन से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं और प्लेन 2 बिल्डिंगों में घुसा भी सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। जी सर। वो भी कर सकते हैं, प्लेन को हाईजैक भी कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो है उसने हमारे इतने सारे यंग लोगों को एक्सप्रेशन दिया है, उनको एक एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनको रेवेन्यू जनरेशन का दिया हुआ है। और मैं तो जितने देखता हूँ, मैं तो उन्हीं लोगों को देखता हूँ जो कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ ढंग का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोग को फॉलो भी नहीं करता हूँ जो बकवास कर रहे हैं। वो तो होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जी। पर आप ये देखिए कि कितने तरह तरह के आर्ट निकले। आज पहले इंडिया में सोशल मीडिया के पहले 1 या 2 स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे, वो भी ऐसे ही बुढ़े 50 साल वाले। जी। आज देखिए कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जी। कितना सिंगिंग हो रहा है, कितना पोइट्री हो रही है, कितना लिटरेचर हो रहा है। हिंदी के लिटरेचर पे कितने यंग लोग बात करते हैं, कितनी नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़, हेल्थ को लेके, योगा को लेके, डांसिंग को लेके, कितनी चीज़ें यंग लोग सामने लेके आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो उस तरफ जा ही रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं था, ना हूँ। मैं सोशल मीडिया, हाँ उसमें यह है आपको बच के रहना चाहिए कि गलती सोशल मीडिया में नहीं है, गलती सोसाइटी में है जो कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करती है जो कि अच्छी नहीं है। जी सर। तो सर जिस तरह से आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो आम जिंदगी में जो लोग फिल्म मेकर्स हैं या फिल्म बनाना चाहते हैं, या जिस तरह से आपने एक वर्कशॉप भी करी यहाँ पे, ये एक शुरुआत है, तो जो यंग फिल्म मेकर्स हैं या जो आना चाहते हैं या थोड़े सहमे हुए हैं कहीं फंडिंग को लेकर के, अपने कंटेंट को लेकर के, या लोगों के सामने किस तरह से जाए, पिचिंग किस तरह से करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे ये माध्यम से? देखो भाई, मैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को फॉलो करता हूँ, उनकी बात को एकला चलो रे। आज की तारीख में अगर आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं
तो आप फिल्म मेकिंग में घुसिए मत। जी सर। अब ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स का ज़माना है। करेक्ट। आपके पास कैमरा नहीं है तो फ़ोन से करो, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा है। आज की तारीख में आपको ही फंडिंग इकट्ठी करनी चाहिए, आप ही को फिल्म बनानी चाहिए, आप ही को फिल्म को मार्केट करना पड़ेगा। आपको कैमरामैन मिल जाएंगे, एडिटर्स मिल जाएंगे, जोड़ जोड़ करके कर लो। पर मैं कहता हूँ अगर फिल्म मेकर बनना चाहते हो तो वेट मत करो, अपना फ़ोन उठाओ, बनाओ। कल कई बच्चों ने उस वहाँ पे फ़िल्म भेजी, शॉर्ट फिल्म्स। मैंने पूछा कितना पैसा खर्च किया, तो एक बड़ी अच्छी फ़िल्म मुझे लगी थी, कहता 2700 रुपये। फिर दूसरे से पूछा कितना किया, तो बोला सर 3000 रुपये। आज एक लड़की मिली मेरे को जिसने कल एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मैंने कितना खर्च किया, कहती है 0 बजट। मैंने ज़ीरो क्या? मैंने कहा ज़ीरो कभी नहीं बोलना, तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हाँ। उसका भी तो कैलकुलेशन करो। तो ये लोग ठीक है, अब यंग हैं बेचारे, तो जो कैश में खर्चा होता है उसको गिनते हैं, अपने काम की वैल्यू नहीं करते। ये प्रॉब्लम है, इंडिया में ये सिखाया जाता है कि अपने टाइम की वैल्यू नहीं करो। अगर यही काम अमेरिका में कोई करेगा, अगर उसने 20 घंटे 10-20 घंटे खर्च किए तो उस घंटे का वैल्यू करके जोड़ देगा, कहेगा ये फिल्म का हमारा खर्चा है। तो जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसकी भी कोई वैल्यू है, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालो। जी सर। तो तुमने जब फिल्म बनाने का इरादा किया तो कहो कि ये पैसा मैं उधार ले रहा हूँ। जी। ये विवेक अग्निहोत्री का टाइम है 10 घंटे का, मैं इससे उधार ले रहा हूँ एज अ फिल्म मेकर। करेक्ट। ओके, और ये मैं एक दिन पे बैक करूँगा। तो उसको तो कॉस्ट में सबसे पहले लगाओ, वहाँ से आपके फिल्म की कॉस्टिंग शुरू होती है। उसके बाद फिर आप किससे फेवर लो, उससे फेवर लो करके फिल्म बनाओ। और ये अच्छी बात है, कम कॉस्ट में फिल्म बनाने की आदत डालनी चाहिए, कम से कम खर्चा करके अच्छी फिल्म बनाने की आदत डालनी चाहिए। पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक पैसा भी। और अपना बनाओ, 2-3 काम करो, 2-3 शॉर्ट फिल्म्स बनाओ, सीखो, समझो, लोगों को दिखाओ, उनका फीडबैक लो, पर करो अपने मन की। तो और मैं तो बल्कि कहूँगा कि शॉर्ट फिल्म्स खूब सारी बनाओ। मैं खुद अभी शॉर्ट फिल्म्स बनाने की सोच रहा हूँ, 1-2 मैं बनाता भी रहता हूँ। जी सर। तो अभी मैं और भी बनाऊँ, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन मिलता है, कोई बोलने वाला नहीं, क्या सही क्या गलत, बनाओ, सीख जाओगे उसी तरह से। तो आपको कैमरा मिल जाए, कैमरा ले लो, आजकल तो बड़े सस्ते हो गए हैं कैमरे। जी। पर किसी भी तरह से बनाओ और उसको मार्केट करने की कोशिश करो, और करते करते आप सीख जाओगे कि कैसे फिल्म को मार्केट करना है, कैसे स्क्रिप्ट लिखना है। सेल्फ लर्निंग आई थिंक इज़ द बेस्ट लर्निंग इन फिल्म मेकिंग। राइट। तो इतनी सारी अच्छी बातें यूथ के लिए, जेनजी के लिए, न्यू फिल्म मेकर के लिए सर कर रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आपके पास, आपके और मैडम पल्लवी जी के मिला के तकरीबन 6-7 नेशनल अवार्ड्स हैं, आपको इंटरनेशनली भी काफ़ी अक्लेम मिला है। सो व्हाट द अवार्ड मैटर्स फॉर अ मेकर? देखिए, इंडिया में जो बाकी अवार्ड्स हैं प्राइवेट, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो डांस करने आता है उसको अवार्ड देते हैं जी। जो नहीं आता उसे अवार्ड नहीं देते हैं। तो ये तो एक रैकेट सा है, उसकी मैं केयर नहीं करता हूँ। पर नेशनल अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट देती है, उसमें जूरी बैठती है, 1-1.5 महीने तक वो फिल्मों को देखते हैं। ये नहीं कि एक आदमी ने डिसाइड कर लिया चलो इसको दे देंगे। इसीलिए इन अवार्ड्स में देखिए, जो 25 साल पहले जो लोग होस्ट करते थे वही लोग अभी भी होस्ट करते कर रहे हैं। जी। और जिनको 25 साल पहले अवार्ड मिलते थे उनको अभी भी किसी ना किसी बहाने से दे ही देते हैं कोई ना कोई अवार्ड। उन्हीं लोगों को अवार्ड मिल रहा है, वही शक्लें बार बार हैं। हंसी नहीं आती आपको? नहीं लगता एक जोक हो रहा है, मजाक हो रहा है, एक फैशन शो जैसा है कि वही लोग बार बार आ गए? तो लेकिन नेशनल अवार्ड जो है उसमें रीजनल सिनेमा है, अलग अलग विषय हैं, काफ़ी चीज़ों को दिया जाता है। उसकी मैं काफ़ी इज़्ज़त भी करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है अगर वो अवार्ड मिलता है तो नेशनल अवार्ड डेफिनेटली इज़ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड। लेकिन ये सोच के फिल्म नहीं बना सकते हैं कि आपको अवार्ड मिलेगा। हाँ, वो तो है। और वो सोच के आप फिल्म बनाएंगे तो अवार्ड मिलेगा भी नहीं। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मेरे को ताशकंद फाइल्स के लिए मिला था। सबने कहा था अरे इस फिल्म में डायलॉग बहुत हैं, कौन देखेगा इस फिल्म को, और डायलॉग के लिए मिला। किसने? स्क्रीन प्ले ही नहीं है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए उसको अवार्ड मिला। और कश्मीर फाइल्स को मिला जब नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड, तो नरगिस दत्त अवार्ड आई थिंक। तो मैं काफ़ी खुशी तो होती है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। क्योंकि उस फिल्म को इतना अटैक किया गया था, इतना ज़्यादा उसको लोगों ने मुझे पर्सनल अटैक किया था कि मैं थोड़ा सा, हाँ, तो थोड़ा सा मैं उसको लेके सेंसिटिव भी था। लेकिन दैट लिबरेटेड मी फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो दैट्स हाउ इट इज़। हो जाती है। सर एक आखिरी सवाल कि जो लोग फिल्म मेकर्स हैं वो निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे, अपने काम पे, और कहीं मीडिया एक ऐसा
मामला है कि कुछ लोग गिरा रहे हैं चीज़ों को जानबूझ करके, और कुछ लोग मीडिया उसे हाईलाइट कर रही है जो चीज़ें ठीक नहीं है। मैं प्रमोशन के एंगल को देख रहा हूँ, या मैं कोई नाम दिए बिना कुछ मेकर्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ शायद इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे ये बहुत बड़ा कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर के आया है। तो मीडिया का रोल क्या है विद इन इंडिया, क्योंकि आप काफ़ी मीडिया को नसीहत भी दे चुके हैं, आपकी चीज़ों को मीडिया ने कभी बहुत उठा के ऊपर रखा है। कश्मीर फाइल के वक्त खास करके देखा कि सब लोग एक साथ जुड़ गए, फिल्म को उन्होंने सर उठाया, और वैक्सीन वॉर इवन, तो वो कैसा रहा, कैसे ये हो रहा है? देखिए, जिसको आप मीडिया का रोल, जिसको लोग जनरली मीडिया समझते हैं, वो एक बिजनेस है जी। आज की तारीख में आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी मैं कह रहा हूँ, एवरी सिंगल थिंग विच यू वॉच इज़ ईदर स्पॉन्सर्ड और इज़ बीइंग क्यूरेटेड बाय सम एजेंडा। कुछ भी है जो आप देखते हैं, ये एक्टर्स जो हैं एयरपोर्ट में जा रहे हैं, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, ये सब पैसे दे के होता है जी। ये सब पैसे दिए जाते हैं। कहीं पे ब्रांड्स करवाते हैं, कहीं पे एडवर्टाइज़र्स करवाते हैं। न्यूज़पेपर में आप जो न्यूज़ देखते हैं वो या तो सरकारें करवाती हैं, या कॉरपोरेट्स करवाते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ करवाती हैं। पेड हो गया है, सारा पेड, एवरीथिंग इज़ पेड। तो सब यानी जैसे कि आप शहर में निकलते हैं, होर्डिंग के होर्डिंग लगे हुए, उसको आप मीडिया बोल दें तो मीडिया नहीं है, वो सारे पेड होर्डिंग्स हैं। लोग, कोई पैसा दे रहा है, मेरा प्रोडक्ट लगा दो, तो हर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। इसलिए मैं तो मीडिया सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। और हमने कश्मीर फाइल्स जो थी वो बिना किसी को पैसे से दिए पूरी फिल्म की थी, पर बंगाल फाइल्स में देना पड़ा क्योंकि अब संभव ही नहीं है। पर उससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है जी। तो ये मीडिया जो है, ये इंडिया में बहुत ही मीडिया बचा ही नहीं है एक्चुअली, मैं सच बात बताऊँ तो। करेक्ट। इवन जिसको आप नंबर 1 न्यूज़पेपर बोलते हैं, जो आपको लगता होगा, उसके भी फ्रंट पेज में जो छपता है वो किसी और के कहने पे उसके हिसाब से छपता है। ये बदले में इनको एड्स मिलते हैं। तो ये एक स्कैम है और हम सब उसके विक्टिम्स हैं। राइट। इवन तो अब तो पॉडकास्ट भी सारे पैसे दे के होने लगे हैं। हाँ, पेड होने लगे हैं वो भी, कि वैल्यूएबल है या नहीं है, पर उसके साथ एक पॉडकास्ट कर लीजिए करके। जी। तो ये चीज़ें हैं। तो डियर फ्रेंड्स, विवेक अग्निहोत्री जी से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाना इस प्लेटफॉर्म का काम था जो मैंने किया है। सर यहाँ पर आए थे वाहलू वडोदरा फाउंडेशन और एमपी श्री हेमांग जोशी के एक शॉर्ट फिल्म समारंभ में, और मैं सर के लिए बहुत सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सारी चीज़ें बहुत स्मूथली कर दी, और कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करने के बावजूद भी आपने सारी चीज़ें संभाली, जबकि आपकी तबीयत भी कल ठीक नहीं थी। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर दिस न्यू पॉडकास्ट। आप देखेंगे, उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू जय, थैंक यू।